तो दोस्तों स्वागत है सभी लोगों का एक और न्यू बैटल थ्रू द हेवंस की वीडियो के अंदर में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उस मोमेंट के बारे में जब शोयन दोजुन बन चुका था, लेकिन उसके बाद एक ऐसी चीज पता चलती है जिसके लिए उसे जाना पड़ेगा अब एंशिएंट रिमेन्स के अंदर में। और आप में से मोस्ट ऑफ द लोगों को ये बात तो पता होगी कि फ्लेम मंत्रा एक्चुअली में मास्टर यालाओ को एंशिएंट रिमेन्स में ही मिली थी। और फ्लेम मंत्रा क्या ही बवाल चीज है आप सभी को पता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों को पता चला है कि शोयन क्यों एंशिएंट रिमेन्स पे जाने वाला है, उसकी जाने के पीछे की वजह क्या है, और तो और एंशिएंट रिमेन्स के बारे में ऐसी कई सारी बातें आपको पता चलेगी जो कि आपका दिमाग हिला के रख देंगे। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में जाना कि शोयन बन चुका था दोजुन। अब पूरे फॉरेन स्टार पवेलियन के अंदर में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था जो कि था शोयन। हर तरफ बातें सुनो तो सिर्फ और सिर्फ शोयन की ही चल रही थी, क्योंकि उन लोगों ने इतना यंग और हैंडसम दोजुन कभी नहीं देखा था। और वहाँ पे जितनी भी फीमेल डिसाइपल्स थी वो सभी उनके ऊपर लट्टू हो चुकी थी। यहाँ तक कि हम लोग को एक ऐसा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मू किंगलुआन खड़ी होकर सोच रही थी कि तकरीबन 2 से 3 साल पहले जिस शोयन की कल्टीवेशन मुझसे कम थी, आज वो मुझे पीछे छोड़ चुका है। और इस दौरान मू किंगलुआन को खुद की कल्टीवेशन टैलेंट के ऊपर में डाउट हो रहा था कि मैं अच्छी कल्टीवेटर हूँ या फिर नहीं। लेकिन बेटी को इतना चिंता करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि शोयन ही हमारा कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़का है। तभी हम लोगों को एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शोयन उस बड़े से इनॉर्मस ड्रैगन से बाहर आ रहा था। और वो सबसे पहले दिमाग में एक ही बात को सोचता है कि अगर फिलहाल के दौरान अगर उसकी साइजिंग के साथ फाइट हो जाती है तो वो पक्का उसे जान से मार देगा। और उसके दिमाग में बस यही बदले की भावना चल रही थी। तभी उसके कंधे के ऊपर में कोई थपथपाता है और कहता है कि फाइनली तुम उठ ही गए। तो वहाँ पर शोयन उनको थैंक्स करता है, और वो कोई और नहीं बल्कि फंगजुनजी थे। तभी वहीं पे फंगजुनजी रिप्लाई करते हैं कि थैंक्स मुझे मत बोलो, अपने मास्टर को बोलो, क्योंकि इन 1 सालों के अंदर पता नहीं वो कितनी नींद सोए या कितनी रात वो जागे हुए थे। उसी दौरान मास्टर यालाओ कहते हैं कि तुम्हें इस बुड्ढे की बातों को सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बालतू की बकवास कर रहा है। तो वहीं पर मास्टर यालाओ का चेहरा भी थोड़ा सा नर्म हो चुका था, क्योंकि जिस लौंडे को उन्होंने तकरीबन 3 साल पहले एक बच्चे के रूप में छोड़ा था, आज उसका चेहरा मैच्योर हो चुका है। इसके बाद ही शोयन कहता है कि मैंने 3 तरह के हेवेनली फ्लेम्स को अब रिफाइन कर लिया है, तो क्या मैं मास्टर यालाओ के लिए अब एक बॉडी को रिफाइन कर सकता हूँ। तभी वहीं पर फंगजुनजी कहते हैं कि फिलहाल के समय इसकी फिजिकल बॉडी को रिफाइन करना उतना ज्यादा अर्जेंट नहीं है, क्योंकि इसने अपनी एसेंस स्पिरिचुअल की को खो दिया है। और एसेंस स्पिरिचुअल की के बिना अगर इसके लिए हम लोग एक फिजिकल बॉडी को रिफाइन कर भी देते हैं तो इन फ्यूचर चल के ये कभी भी एडवांस नहीं कर पाएगा। मतलब इसकी कल्टीवेशन जहाँ पर है वहीं पर वो स्टक हो जाएगी। तो इसे सुनने के बाद शोयन वहाँ पर पूछता है कि एसेंस स्पिरिचुअल की आखिर है क्या। तो वहीं पर फंगजुनजी बताते हैं कि एसेंस स्पिरिचुअल की एक तरीके का स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है जो कि किसी भी सोल की बॉडी को लाइफ पहुंचाता है। मतलब उसके बिना उनकी जिंदगी काफी ज्यादा खराब हो जाती है, यानी कि कमजोर। और तो और अगर उसे सोल की बॉडी से खींच लिया जाए तो वो सोल को काफी भारी नुकसान पहुंचता है। और हॉलो सोल्स वाले इतने सारे स्पिरिट्स को बस इसीलिए पकड़ते हैं ताकि वो लोग उनकी बॉडी से इस एसेंस स्पिरिचुअल की को अब्सॉर्ब कर सके। और इतने दिनों तक याचन को हॉलो सोल्स वालों ने पकड़ के रखा था, तो उन लोगों ने भी इसके काफी ज्यादा एसेंस स्पिरिचुअल की को अब्सॉर्ब कर लिया। और इसे सुनने के बाद शोयन का दिल वहीं पे बैठ जाता है। और तभी उसे अचानक से याद आता है कि मास्टर यालाओ के हाथों में जो वो चेन्स बांधे गए थे वो एक्चुअली में इसी स्पिरिचुअल की को अब्सॉर्ब करने के लिए बांधा गया था। जिसे सुनने के बाद शोयन यहाँ पे बस एक ही चीज पूछता है कि हम लोग इसको रिकवर कैसे कर सकते हैं। तो यहीं पे फंगजुनजी बताते हैं स्पिरिचुअल एसेंस की जो है वो किसी भी सोल की फाउंडेशन होती है, यानी कि कोर चीज जिसके बिना सोल कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकता। और इसे कभी भी हम लोग एक्सटर्नल फोर्स की मदद से ऑल्टर या फिर इसके अंदर में चेंजेस नहीं ला सकते, जिसके लिए हम लोगों को सिर्फ 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो वहीं पे शोयन पूछता है कौन सी 2 चीजें हैं। तो फंगजुनजी वहाँ पे बताते हैं द सोल बेबी फ्रूट और स्पिरिचुअल हेवनली फंगस। यही 2 चीजें हैं जो कि किसी भी सोल की स्पिरिचुअल एसेंस की को रिप्लेनिश कर सकता है। लेकिन इसकी रेयरिटी जो है वो हेवनली फ्लेम से भी ज्यादा है। मतलब हेवनली फ्लेम्स तुम्हें एक हद तक मिल सकते हैं, लेकिन ये दोनों चीजें को ढूंढ पाना लगभग इम्पॉसिबल है। ये लोग हेवनली फ्लेम से भी ज्यादा रेयर है। मैंने इन दोनों चीजों के बारे में पता करने का ट्राई किया, लेकिन ऐसा बोलते ही वो वहाँ पे चुप हो गए। तो शोयन समझ चुका था कि उन्हें इस बारे में कोई भी चीज पता नहीं चला, जिसके बाद वो गुस्से में आ चुका था। और वो पूछता है क्या इसका कोई दूसरा सोल्यूशन है। तो वहीं पर फंगजुनजी शांत थे और कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहे थे। तभी अचानक से एक एल्डर आते हैं और वो कहते हैं कि सोल बेबी फ्रूट जिस बारे में आपने बोला था वो एंशिएंट रिमेन्स के अंदर में दिखाई दिया है। और ऐसा कहते ही वो लोग वहाँ पे थोड़े से शॉक में आ गए। तो वहीं पर फंगजुनजी बताते हैं कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। तो वहीं पर वो जो एल्डर थे वो थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि फॉलिंग स्टार पवेलियन से आपने जिस टीम को डिस्पैच किया था एंशिएंट रिमेन्स के बारे में पता करने के लिए, मैं उसी का एक हिस्सा हूँ। और मुझे सुनने में आया है कि मैजिकल बीस्ट टाइप के कुछ लोग एंशिएंट रिमेन्स के अंदर में जाकर एक्सप्लोर करने का ट्राई किए, लेकिन वो लोग नाकामयाब रहे।
और जो लोग उसके अंदर से वापस सही सलामत भाग के आए हैं उन लोगों से हमें सुनने में मिल रहा है कि एक अजीब सी चीज वहाँ पर अपीयर हुई है जो कि कुछ सोल बेबी फ्रूट जैसा देखने को मिल रहा है। तो यहीं पर फनजुनजी कहते हैं कि सोल बेबी फ्रूट एक एंशिएंट टाइम का ट्रेजर है और इसे एंशिएंट इमेज के अंदर में अपीयर होना कुछ ज्यादा सरप्राइजिंग मुझे नहीं लगता। और साथ साथ शोयन को ये भी कहते हैं कि तुम हमारे लिए लकी स्टार हो, क्योंकि मैं तकरीबन 1 सालों से इसे ढूंढने की ट्राई कर रहा था और मुझे इस बारे में कोई भी न्यूज नहीं मिल रही थी, लेकिन तुम्हारे यहाँ अपीयर होते ही इस बारे में भी हमें न्यूज देखने को मिल गई। तो वहीं पर मास्टर यालाओ कहते हैं कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार एंशिएंट ड्रीमर्स ने काफी ज्यादा पावरफुल फ्रैक्शंस ऑल ओवर द कॉन्टिनेंट से वहाँ पे अट्रैक्ट कर लिया है। साथ ही साथ इस दौरान यहाँ पर मैजिकल बीस्ट ट्राइब भी इसके अंदर में इन्वॉल्व है। और तुमको याद ही होगा कि पिछली बार एशियन ड्रीमर्स के अंदर में वहाँ पर खून की बाढ़ आ गई थी, इतना ज्यादा क्रूएल्टी वहाँ पे हम लोग को देखने को मिला था। और तो और कोई नहीं जानता कि उस एंशिएंट रिमेन्स के अंदर में पिछली बार कितने सारे दोजुन्स और दोजोंग्स मारे गए थे। तो मास्टर यालाओ की इन सभी बातों को सुनकर फनजुनजी का एक्सप्रेशन अब थोड़ा सा चेंज हो गया, क्योंकि उसने पर्सनली पिछली बार एंशिएंट रिमेन्स के अंदर के चेंजेस को खुद वहाँ पे एक्सपीरियंस किया था कि कितना ज्यादा इंटेंस और क्रूएल था पिछली बार। और इस बार मास्टर यालाओ और फनजुनजी को पता था कि और भी ज्यादा खराब होने वाला है, जिस वजह से उन लोगों का चेहरा थोड़ा सा ढला हुआ था। तो वहीं पर शोयन पूछता है कि आखिर एंशिएंट डिमंस के बारे में मैटर क्या है। तो यहाँ पर फनजुनजी कहते हैं कि अभी फिलहाल इस बात को हम लोग साइड में रखते हैं, तो हम लोग इस बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो वो अभी होश पे आया होता है, थोड़ा देर आराम कर लो। फिर इसके बाद हम लोग को एक सीन दिखाया जाता है बड़े से हॉल का, जहाँ पर शोयन और लिटिल फेरी डॉक्टर एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं। ऑफकोर्स वो लोग काफी दिनों बाद मिले थे, जिस वजह से उन दोनों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही थी। और उसी दौरान वहाँ पर सभी के सभी एल्डर्स बैठ के चाय की चुस्कियां ले रहे थे। और तभी वहाँ पे फनजुनजी बताते हैं एंशिएंट रिमेन्स के बारे में। वो कहते हैं कि एंशिएंट रिमेन्स जो है वो एंशिएंट टाइम से बिलोंग करता है और वो इतनी दिनों तक टिका हुआ है, जिसका मतलब कि इसे कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन तो ओन नहीं करता था। मतलब कि इसके पीछे जिनका भी हाथ होगा वो काफी ज्यादा पावरफुल लोग होंगे। और तो और इस बार ये बीस्ट रीजन में अपीयर हुआ है, इसका मतलब कि इसका जो पुराना टाइम का ओनर होगा वो जरूर दो शंग क्लास में होगा। और इसे सुनने के बाद शोयन समझ जाता है कि दो शंग क्लास पूरी कल्टीवेशन की पीक रैंकिंग्स में आता है, जिस वजह से इसका जो बैकग्राउंड है एंशिएंट रिमेन्स का वो नॉर्मल नहीं है। और उसी दौरान वहाँ पे फनजुनजी फिर से कहते हैं कि एंशिएंट रिमेन्स जो हम लोग को अभी फिलहाल के दौरान थोड़ा खंडर देखने को मिलता है, वो पुराने समय में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। ऐसे कई सारे अनगिनत रिमेन्स है जिसे कई सारे पावरफुल क्रिएटर्स ने क्रिएट करके रखा है, और उसमें से तो कई सारे ऐसे होंगे जो कि समय के साथ विलुप्त हो गए, लेकिन कई ऐसे पावरफुल थे जो कि धीरे धीरे करके अपीयर होते हैं। उस टाइम मुझे और याचन को एक मिला था, और अभी फिलहाल के दौरान बीस्ट रीजन में फिर से एक अपीयर हुआ है। और जितनी बार ये एंशिएंट रिमेन्स अपीयर होता है उतनी बार ये अपने साथ खून का तूफान लेकर ही आता है। इसके अंदर में जो भी ट्रेजर्स पाए जाते हैं जो कि एली डोशल्स ने छोड़ा है, वो काफी है किसी भी एक फ्रैक्शन को पागल कर देने के लिए। और यही कारण है कि इसके अंदर में इतना ज्यादा कंपटीशन रहता है। और तो और जो फ्लेम मंत्रा को तुम अभी इस्तेमाल कर रहे हो, उस दौरान मैंने और याचन ने काफी ज्यादा पापड़ बेले थे, और पता नहीं कितने लोगों के खून से हमारे हाथ रंगे हुए थे बस इसे बाहर निकालने के लिए। तो शोयन इन सभी बातों को सुन के बस सर हिलाता है, क्योंकि मास्टर यालाओ ने इस बारे में उसे पहले भी बता रखा था। तो फनजुनजी वहीं पर फिर से बताते हैं कि इस बार का जो एंशिएंट रिमेन्स है वो और भी ज्यादा भयानक होने वाला है, क्योंकि ये इस बार अपीयर हुआ है बीस्ट रीजन के अंदर में। तो वहीं पर शोयन पूछता है कि बीस्ट रीजन, तो फनजुनजी वहाँ पर रिप्लाई करते हैं कि बीस्ट रीजन एक ऐसा जगह है जहाँ पर कई सारे मैजिकल पावरफुल बीस्ट के ट्राइब रहते हैं, और वो पूरा एरिया उन्हीं के जरिए कंट्रोल किया जाता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ह्यूमंस नहीं है, थोड़े मोड़े ह्यूमंस की भी आबादी वहाँ पर देखने को मिलती है, लेकिन मैजिकल बीस्ट जो है उनका ह्यूमंस के प्रति जो व्यवहार है वो कुछ खास नहीं है। और इस बार का एंशिएंट रिमेन्स मैजिकल बीस्ट रीजन में अपीयर हुआ है, और उसके अंदर के जो भी ट्रेजर्स है वो कभी भी मैजिकल बीस्ट नहीं चाहेंगे कि वो इंसानों के साथ में बांटे। और शोयन फनजुनजी की इन सभी बातों को समझ जाता है। तो फनजुनजी वहाँ पर कहते हैं कि हमने फॉलिंग स्टार पवेलियन से एक छोटी सी टीम को डिस्पैच किया था जो कि एंशिएंट रिमेन्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, लेकिन हम लोगों का मोटिव कभी भी नहीं था कि हम लोग इसके अंदर में इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मुझे पता है कि ये कितना ज्यादा क्रूएल्टी भरा रहता है, और अगर हम लोग इसके अंदर में इन्वॉल्व होते हैं तो हमारे ऊपर काफी भारी मुसीबत आ सकती है। और तो और हमने पहले से ही हॉलो सोल्स वालों को छेड़ दिया है, जिस वजह से उनकी हिट लिस्ट के अंदर में हमारा नाम तो अब टॉप पर होगा। और अगर हम लोग फिलहाल के टाइम पर एंशिएंट रिमेन्स में जाकर किसी और के साथ में पंगा मोल लेते हैं तो जरूर फॉलिंग स्टार पवेलियन का अंत जल्दी हो जाएगा। इसके साथ साथ फनजुनजी ये भी बताते हैं कि फिलहाल के दौरान हमें याओचिन की रिकवरी के ऊपर में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसकी जैसे एक्सपर्ट के बिना हम लोग हॉलो सोल्स वालों के साथ में भीड़ नहीं सकते। शेर इन सभी बातों को समझ आता है और अपने मन में सोचता है कि भले फॉलिंग स्टार पवेलियन 4 मेजर पवेलियंस में से एक है, लेकिन हॉलो सोल्स वालों के साथ में अगर इसकी पावर्स का कंपैरिजन करते हैं तो इन दोनों की पावर्स के बीच में काफी ज्यादा गैप है, और हॉलो सोल्स वाले चाहे तो काफी आसानी से फॉलिंग स्टार पवेलियन को मिटा सकता है। अभी फनजुनजी के टोन में थोड़े से चेंजेस आते हैं और वो कहते हैं कि सोल बेबी फ्रूट जो कि एंशिएंट रिमेन्स में अपीयर हो चुका है, इसके अंदर अब हमें पार्टिसिपेट करना ही होगा।
वैसे तो मेरे प्लान्स नहीं थे इसके अंदर में पार्टिसिपेट करने के, लेकिन सोल बेबी फ्रूट डायरेक्टली याओचिन से रिलेटेड है, तो इसके लिए इसके अंदर में जितने भी मुझे रिस्क उठाना पड़े मैं उठाऊंगा। क्योंकि अगर याओचिन की फुल पावर्स फिर से वापस आ जाती है तो फॉलिंग स्टार पवेलियन की पावर्स उस लेवल पर पहुंच जाएगी जहां पर बाकी तीनों पवेलियंस हमारे सामने टिक भी नहीं पाएंगे, और इसके साथ साथ हॉलो सोल्स वाले हमारे सामने कोई भी रैंडम एक्शंस तो नहीं उठाएंगे। तो शोयन वही उस सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि फिलहाल हॉलो सोल्स और फॉलिंग स्टार पवेलियन के बीच में दुश्मनी हो चुकी है, और ये जो जगह है वो हेडक्वार्टर्स है, और यहाँ पे सभी एक्सपर्ट्स का रहना बिल्कुल जरूरी है, और यही कारण है कि मिस्टर फन आप इस जगह को छोड़ के नहीं जा सकते। साथ ही साथ इस जगह पर ग्रेट फॉलिंग स्टार फॉर्मेशन है जहाँ पर मास्टर यालो को रहना जरूरी है ताकि वो इस जगह पर सेफ और सिक्योर रहे, और एंशिएंट इमेज की जो जिम्मेदारी है वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि सोल बेबी फ्रूट को जल्द से जल्द हासिल करूं, और तो और मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर ये जो एंशिएंट रिमेन्स है वो कौन सी बड़ी तोप है। तो वहीं पे मास्टर यालो कहते हैं कि ये काफी ज्यादा डेंजरस है, तुम अभी भी नहीं जानते हो कि एंशिएंट रिमेन्स के अंदर की जो फाइट होती है वो कितनी ज्यादा क्रूएल होती है, और तो और अभी फिलहाल के दौरान तुम्हें अपने फादर को भी बचाना है, तो अगर तुम्हें कुछ हो गया तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो वहीं पर शोयन कहता है कि आप इस बारे में चिंता मत करिए, क्योंकि अगर इस बार मुझे ओल्ड घोस्ट की तरह कोई भी एनिमी मिलता है तो मैं उसके साथ काफी आसानी से निपट सकता हूँ, और साथ ही साथ अगर उसे कोई ज्यादा पावरफुल मिला तो मैं वहाँ से आसानी से विड्रॉ भी कर लूंगा, आप चिंता मत करिए। और ऐसा कहते ही वो फन ज़ोन की तरफ मुड़कर एक बीस्ट रीजन का मैप मांगता है। तो फन ज़ोन एक मोमेंट के लिए साइलेंट रहते हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारी चिंता तो सता रही है, लेकिन अगर कोई सोल बेबी फ्रूट को अचीव कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। तो इसके लिए तुम अपने साथ में बीस्ट रीजन का एक मैप ले जाओ, और साथ ही साथ मू किंगलुआन को भी लेके जाओ, क्योंकि बीस्ट रीजन के अंदर ही उसके क्लैन मेंबर्स भी रहते हैं, जिस वजह से मू किंगलुआन उस पूरे रीजन से फेमिलियर है, और तुम्हें जो छोटी मोटी हेल्प लगेगी मू किंगलुआन वहाँ पे प्रोवाइड करेगी। तो शोयन इस बात के लिए राजी हो जाता है, और इसी दौरान हम लोगों को मास्टर यालो का चेहरा दिखाया जाता है, जिस दौरान उनका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि ये दोनों काफी तेजी से यहाँ पे कोई भी डिसीजंस को ले रहे थे, और ये लोग एंशिएंट इमेज को काफी हल्के में निपटा रहे थे, जिसके बाद मास्टर यालो वहाँ पे थोड़े से शॉक में थे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इन सभी मीटिंग्स को खत्म होने के बाद शोयन 3 दिन का टाइम लेता पूरी प्रिपरेशंस को करने में, क्योंकि उसे पता था कि एंशिएंट रिमेन्स कोई मामूली जगह नहीं है जहाँ पर मास्टर यालो को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ गई, वो जगह जरूर इज्जत के लायक है, जिस वजह से उसने 3 दिन काफी अच्छी तरीके से तैयारी की, और फिर चौथे दिन उसके साथ में पूरे ग्रुप मेंबर्स तैयार थे, उसके साथ मू किंगलुआन तैयार थी, और तो और उसके हाथ में था एक बीस्ट रीजन का मैप। और इसी मोमेंट के दौरान शोयन और उसकी टीम हवा में फ्लोट करती हुई खड़ी थी, और एक ही झलक में वो सभी लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। तो आई होप की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को मैं टारगेट देता हूँ 1K लाइक्स का। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।